हेलो एवरीवन, सो वी आर डूइंग कम्युनिकेबल डिसीजेस और अभी तक हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ही कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हमने अभी तक स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो चिकन पॉक्स करेंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स की बात करें तो वेरिसेला बोलते हैं इसको। स्मॉल पॉक्स वॉज वेरियोला एंड नाउ चिकन पॉक्स इज़ वेरिसेला वायरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो जहाँ जहाँ बताता रहूँगा वो करते रहना। ठीक है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको हम ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 भी बोलते हैं। वेरिसेला जोस्टर क्यों बोलते हैं चिकन पॉक्स को, अभी हम देखेंगे। वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है ये। ठीक है, फीवर होता है, मलेज होता है, रैश होता है, सेम चीज़ होती है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, सारी जगह पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते हैं। 50 साल से एज जिनकी ज़्यादा ऊपर है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज करते हैं हम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम होती रहती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का बड़ा तगड़ा रोल है इस डिसीज़ में। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो डिसीज़ बहुत अच्छी मतलब ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ होगी। ठीक है, अच्छी क्या ही होगी डिसीज़। एपिडेमोलॉजिकल की डिटर्मिनेंट्स की बात करें, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट की। एजेंट फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है मेन एजेंट जो कि डिसीज़ कॉज करता है। इसको हम ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं इन्फेक्शन होता है कैसे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, नॉर्मली ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन से होता है। ठीक है, अब मान लो वायरस मेरे बॉडी के अंदर गया, प्राइमरी डिसीज़ कॉज करेगा। तो जो प्राइमरी डिसीज़ कॉज करता है उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। बट ये एक सेकेंडरी डिसीज़ भी कॉज करता है, देखते हैं कैसे। प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स जब हो जाता है किसी को, फीवर आया, रैश चला गया, फीवर चला गया, दवा खाई, ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद ये वायरस बॉडी से एकदम एलिमिनेट नहीं होता, ये बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, नर्व एंडिंग गैंग्लियंस में वहाँ जाके बैठ जाता है। क्रेनियल नर्व हो गए, सेंसरी नर्व गैंग्लियन हो गए, स्पाइनल डॉर्सल रूट गैंग्लिया हो गए, स्पाइनल कॉर्ड में रूट गैंग्लियाज में जाके बैठ जाता है। अब ये बैठ के क्या करता है, तब तक इंतज़ार करता है जब तक आदमी बुढ़ा ना हो, या फिर आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, या फिर आदमी का किसी भी कारण से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम ना हो। जैसे ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है तुम्हारी कम हुई, वैसे ही इसका रिएक्टिवेशन हो जाएगा। अब रिएक्टिवेशन होने के बाद ये एक नई डिसीज़ कॉज करेगा जिसको हम बोलते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर एक डिसीज़ है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी डिसीज़ क्या है, चिकन पॉक्स, उसके बाद रीएक्टिवेशन अगर हुआ तो हर्पीज जोस्टर होता है। अब हर्पीज जोस्टर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अब जिस भी नर्व में ये जाके बैठा होगा वायरस, जब वहाँ से निकलेगा तो उसी नर्व की सप्लाई, मतलब उसी नर्व का जो डर्मेटोम होगा, जितना भी सप्लाई हो रहा होगा, देखो ये एक डर्मेटोम है पूरा का पूरा, ये एक ही डर्मेटोम को इफेक्ट करता है। मतलब जिस भी डर्मेटोम में वहाँ पे बैठा होगा, ये पूरा उस डर्मेटोम को इफेक्ट करता है। बहुत पेनफुल होता है, ब्लिस्टर्स होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर हम इससे कल्चर लेंगे तो वायरस हमें मिल जाएगा। बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। बताया था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कोई भी पेशेंट है जो कि ऑलरेडी चिकन पॉक्स जिसको हो रखा है, वो खांसेगा, थूकेगा, सिक्रेशन करेगा, उसके सिक्रेशन से बॉडी में आ गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करें, देखो दो डिजीज है, चिकन पॉक्स और हर्पीज जोस्टर। चिकन पॉक्स का कोई पेशेंट है, वो अगर खांसेगा, छींकेगा, तो तुम्हें डिसीज़ हो जाएगी चिकन पॉक्स। लेकिन अगर हर्पीज जोस्टर का जो वायरस है, मतलब हर्पीज जोस्टर का जो पेशेंट है, जो रिएक्टिवेट, कोई बुढ़ा है जिसको रिएक्टिवेशन हुआ डिसीज़ का, अब वो खांसेगा या फिर थूकेगा, तो उससे तुम्हें जनरली डिसीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ये इतना इन्फेक्शियस नहीं होता ये वाला डिसीज़। बट अगर तुम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निकले तो ये हर्पीज जोस्टर वाला पेशेंट भी तुम्हें बीमार कर देगा। बट तुम्हें बीमारी क्या होगी, पहले चिकन पॉक्स होगी, उसके बाद फिर तुम्हें हर्पीज जोस्टर होगा, मतलब तुम्हें डायरेक्ट हर्पीज जोस्टर की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, समझिए क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं। देखो इन्फेक्टिविटी बार बार आएगी। इन्फेक्टिविटी मतलब पीरियड, ऐसा पीरियड जब तक के लिए तुम डिसीज स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ट्रिक अपने लिए बनाई है। मैं सारे डिसीजेज में जब भी क्वेश्चन में आता है तो मैं सीधे लिखता हूँ रैश। अगर वो रैश वाली डिसीज है तो रैश +4 -4 सीधे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते। बट याद करने को कर लो, रैश +2 मतलब 2 दिन पहले और 4 दिन बाद तक ये इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ठीक है, अब हम बात करें तो जो वायरस होता है, अगर हम मान लो मुझे रैश हुआ, रैश के बाद मुझे मैक्यूल बना, पस्ट्यूल बना। ठीक है, मैक्यूल बना, पैप्यूल बना, इसमें पस्ट्यूल नहीं बनता है। तो पैप्यूल जो होता है, पैप्यूल के अंदर लिक्विड होगा, पैप्यूल के अंदर जो सिक्रीशन होता है उसमें वायरस पाया जाता है। लेकिन एक बार अगर पैप्यूल फट गया, मतलब रप्चर हो गया और स्कैब बन गया, सूख गया, तो वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। ये हम बात करेंगे। वायरस जो है आइसोलेट कर सकते हैं हम कब, 3 दिन के इलनेस में। और स्कैब जो होता है, स्कैब मतलब
ये जो हमारा वेसिकुलर फ्लूइड जो निकल जाता है, स्कैब सूख जाता है, तो वो नॉन इन्फेक्टिव होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें सेकेंडरी अटैक रेट की, तो 85% सेकेंडरी अटैक रेट है। और मैंने अभी आपको बताया कि हर्पीज जोस्टर से अगर इन्फेक्शन होगा तो पहले चिकन पॉक्स होगा, उसके बाद हर्पीज जोस्टर 10-15 साल बाद होगा। ठीक है। होस्ट की बात करें, किस में होता है, बच्चे जो होंगे उनमें होगा। बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, वीक इम्यूनिटी होती है तो जल्दी हो जाता है। ठीक है। इम्यूनिटी, अगर डिसीज़ की स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करें, अगर एक बार तुम्हें डिसीज़ हो गई तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। और सेकेंडरी अटैक मतलब एक बार डिसीज़ हो गई तो दोबारा से नहीं होती है, मतलब कॉमनली। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कमज़ोर है तो तुम बीमार जल्दी हो जाओगे। ठीक है। प्रेगनेंसी में ये डिसीज़ होती है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें डिसीज़ हो गई और तुम्हारे बच्चे को इन वायरस जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो उसको क्या होगा, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, उसको डिसीज़ होगी क्या, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। तो अभी तक हमने एक ही वायरस से 3 डिजीज़ पढ़ी, वेरिसेला जोस्टर वायरस या फिर ह्यूमन हर्पीज़ वायरस। सबसे पहले चिकन पॉक्स कराता है, फिर रिएक्टिवेशन होता है तो हर्पीज़ जोस्टर कराता है, और अगर किसी प्रेग्नेंट वूमेन को होगी तो उसके बच्चे में क्या कराता है, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम कराता है। तो 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। 20 वीक्स के पहले पहले ये इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में वही सेम चीज़ें सब में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो सर्दी खांसी जुकाम कब होता है, विंटर्स में होता है। विंटर में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, विंटर इन स्प्रिंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है हर 2 या 5 साल पे एक आउटब्रेक आता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लार्ज आउटब्रेक देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है। हीट लेवल होता है, थोड़े घंटे तक बॉडी के बाहर सर्वाइव कर लेता है। और अगर हम लिपिड सॉल्वेंट या फिर डिटर्जेंट मतलब हैंड वॉश का यूज़ करेंगे तो सिक्रेशंस, अगर हम किसी पेशेंट के पास आ रहे हैं, हैंड वॉश यूज़ कर लिए, ऐसा यूज़ कर ले, तो लिपिड सॉल्वेंट से ये मर जाता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। पोर्टल ऑफ एंट्री अपर रेस्पिरेटरी यही होगा, और कंजक्टाइवा से भी इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस प्लेसेंटा को कॉज करता है, अभी हमने पढ़ा था, ये कॉज कराता है, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम कॉज करता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड 10 से इसमें 14 से 16 दिन का होता है। ठीक है। 10 से 21 दिन तक होता है, लेकिन कॉमनली एवरेज 14 से 16 दिन तक मानने को लिख सकते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें रटनी है, और मैं बोलूँगा मत रटो क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम इंक्यूबेशन पीरियड सबका याद करने बैठोगे, पॉसिबल नहीं है। तुम जो है इन्फेक्टिविटी पीरियड याद करने बैठोगे, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ों की तुम्हें पर्सनली अपने लिए ट्रिक बनानी पड़ेंगी। तो मैंने अपनी बनाई है इंक्यूबेशन पीरियड के, इन्फेक्टिविटी पीरियड के लिए रैश +4 -4, और इंक्यूबेशन पीरियड के लिए 10 दिन के आसपास। सारी की सारी चीज़ें मैं 10 दिन के आसपास कर देता हूँ। MCQ आएगा, एक आग आएगा गलत होगा, बट सबके याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं आप। क्लिनिकल फीचर्स में वही, पहले प्री इरप्टिव फेज होगा, मतलब इरप्शन से पहले क्या होगा, रैश होगा, फीवर होगा, प्री इरप्टिव रैश कैसे हो जाएगा, फीवर होगा, पेन होगा, मलेज होगा, ये सारी चीज़ें। इरप्टिव फेज में क्या होगा, फीवर के बाद इरप्शन होगा, रैश आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया था तुम्हें प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। प्लियोमॉर्फिज्म मैंने बोला था स्मॉल पॉक्स प्लियोमॉर्फिज्म शो नहीं करता है, बट चिकन पॉक्स प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही टाइम पे बॉडी में अलग अलग स्टेजेस के रैश। ठीक है। यहाँ पे देखो, अल्सर भी दिख रहा है, ब्लिस्टर भी दिख रहा है, पैप्यूल भी दिख रहा है, मैक्यूल भी दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है एक ही टाइम पे, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है। अगर हम रैश की फीचर्स की बात करें, चिकन पॉक्स के रैश के बड़ी अच्छे फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या होता है, जब भी ये रैश होता है उसके आसपास ना एक एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से ये रैश ना ऐसा लगता है कि बूंद नहीं गिरती पानी की पत्ती पे, वैसा ही। तो रोज ड्रॉप अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉप, ओस की तरह, जैसे ओस की बूंद गिरती है ना, वैसे चमकता है ये वेसिकल्स, क्योंकि अराउंड उसकी जो है इन्फ्लामेशन है, तो हाईलाइट सा होता है, तो इसलिए इसको ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन का एक बैंड बना होता है, इसलिए इसको ड्यू ड्रॉप देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाथ और ये पाम्स एंड सोल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पाम्स एंड सोल आर नॉट इन्वॉल्व। किस में इन्वॉल्व होते थे, मंकी पॉक्स में। मंकी पॉक्स में एक चीज़ और होती थी क्या, लिम्फेडिनोपैथी, जो कि यहाँ चिकन पॉक्स में नहीं होती है। चिकन पॉक्स में एक नई चीज़ क्या है, बक्कल म्यूकोजा, मतलब मुंह के अंदर की म्यूकोजल लेयर, बक्कल म्यूकोजा पूरी की पूरी इन्वॉल्व होगी। तो मतलब अंदर भी रैश होंगे, बाहर भी रैश होंगे, बड़ा गंदा सा, मतलब गंदा सा वो पूरा बीमारी है। ठीक है। सोच के देखो, म्यूकोजल अगर तुम्हारे मुंह में अंदर छाले हो गए, बाहर भी हो गए छाले, क्या पस, मतलब वो रैशेज हो गए, तो काफ़ी वैसी डिसीज़ है। ठीक है। पस्ट्यूल नहीं बनता है इसमें, सीधे की सीधे रप्चर हो जाता है स्कैब, पस्ट्यूल वाली फेज नहीं बनती है। ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म पता है तुम्हें क्या होता है, फीवर तुम्हें पता है कि जब भी रैश आता है, रैश मतलब जब भी एक नया बैच ऑफ रैश आएगा तो फीवर
हाई फीवर होने को देखने को मिलता है। सेंट्रीपिटल इसमें तुम्हारे पैटर्न देखने को मिलता है। सेंट्रीपिटल मतलब पहले बीच में एक्सियल बॉडी में होता है, उसके बाद पेरिफेरी में एक्सपेंड करता है। पहले ट्रंक में होता है, उसके बाद फेस, अपर आर्म और लेग्स में होता है। पहले ट्रंक में होता है, बीच में एकदम यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। पस्ट्यूल मैंने बताया था, पस्ट्यूल वाली स्टेज स्किप हो जाती है, पस्ट्यूल नहीं बनता और ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो चिकन पॉक्स सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, 1% भी मॉर्टेलिटी नहीं होती है, लोग जनरली ठीक हो जाते हैं। बट वही है, लेटेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है वेरिसेला जोस्टर, जिसको हम बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर डिसीज, जोस्टर हर्पीज जोस्टर देखने को मिलता है, हर्पीज जोस्टर, जो कि रिएक्टिवेशन होता है बाद में। और अगर गलती से कोई भी बच्चा है जिसको ये बीमारी हुई, या फिर कोई भी है जिसको इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, इम्यूनो सप्रेशन है, तो वो ज़्यादा डिसीज़ और ज़्यादा सीवियर डिसीज़ होगी। सीवियर डिसीज़ में निमोनिया अगर बच्चे हो गए तो मरने के चांसेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका यही है, निमोनिया, जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बताया था प्रेगनेंसी के समय में हो गया तो कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, यार मैंने तो बड़ा ऐसे याद किया है कि देखो, बच्चा मर सकता है, फीटल वेस्टेज हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, क्यूटेनियस स्कार हो जाता है। ये इमेज आपको बार बार देखने को मिलेगी। ये इमेज देखो, इसमें बहुत प्यारा सा, अगर ध्यान दो तो दिल बना हुआ है, ये है एप्लेजिया क्यूटिस। ये एप्लेजिया क्यूटिस है, क्यूटेनियस स्कार है वेरिसेला, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम के बच्चे में। ये मैंने ऐसे याद कर रखा है। चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ है, मदर को, तो बच्चे को दिल बन के निकलेगा, ड्यू ड्रॉप और दिल, ये सब ऐसे याद किया, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन्कोजेनेसिटी की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वायरस ऑन्कोजेनेसिटी शो करता है, क्यूटेनियस स्कार के नाम पे ये दिल शो करता है बच्चे में, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर की अगर हम बात करें, किसी भी मदर को वेरिसेला जोस्टर हो गया, तो अगर वो वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन किसी भी बच्चे में चला गया तो मेजर कॉज करता है, मेजर कॉज होता है एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस का। बच्चा अंधा हो सकता है, प्रोग्रेसिव आउटर रेटिनल नेक्रोसिस, और रेटिना की प्रोग्रेसिव नेक्रोसिस मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होके धीरे धीरे नेक्रोसिस होता है। तो ये कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस है, जिनकी वजह से क्या होता है, रेटिना में डैमेज होता है और क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है ग्रुप बी, बीटा हिमोलिटिक के साथ सेकेंडरी में देखने को मिलता है इन्फेक्शंस। लैब डायग्नोसिस की बात करें, लैब डायग्नोसिस में वही सेम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और जो है आइसोलेट कर लो वायरस को, ये सारी की सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन करो, अगर तुम्हें डिसीज़ पता चल रही है कि कोई डिसीज़ है तो उसको नोटिफाई करो। आइसोलेशन करो, इन्फेक्टिविटी पीरियड जितना भी है उसको आइसोलेट करो उतने टाइम के लिए। डिसइंफेक्शन करो, जो भी ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस या फिर स्किन के रैश से कांटेक्ट में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको धुलो, अच्छे से साफ सफाई रखो, और मतलब सैनिटाइजेशन का ध्यान रखो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। एंटीवायरल कंपाउंड यूज कर सकते हो, एसाइक्लोवीर, फेमिल एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, ये सारी की सारी चीज़ें हम एंटीवायरल्स यूज़ कर सकते हैं। एसाइक्लोवीर की अगर हम बात करें तो एसाइक्लोवीर जो है हम केवल सिस्टमिक डिसीज़ को कम कर सकते हैं या फिर उसके डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, बट इसमें जो पेन होता है, पेन के लिए ये साइक्लोवीर का कोई रोल नहीं है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया का कोई रोल नहीं है। अगर तुम्हें रीएक्टिवेशन हो रहा है तो उसमें साइक्लोवीर का पेन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट है, नर्व और उसका कोई वो मतलब नहीं है। वैक्सीनेशन की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है। ओ का स्ट्रेन यूज़ होता है, लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है तो 4 वीक्स के गैप पे देंगे और मदर्स को नहीं देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉर्मल होते हैं लाइव वैक्सीन के। प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, प्रेगनेंसी अगर दे रहे हो तो उसको बोलो 4 वीक तक प्रेगनेंसी को डिले करें। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में नहीं देनी है। CD4 टी सेल काउंट जिनका लेस देन 15% है उनमें नहीं देनी है। और एलर्जिक, कोई न्यूमाइसिन से एलर्जी है किसी को अगर, तो ये वाली वैक्सीन नहीं देनी है। 0.5 ml सबक्यूटेनियस डोज देना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 साल की ड्यूरेशन की इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है वैक्सीन। वैक्सीनेशन अगर किसी को किया है तो उसको बोलेंगे कि 6 वीक तक सैलिसिलेट्स नहीं खाने हैं। सैलिसिलेट्स इसलिए नहीं खाने क्योंकि रेस सिंड्रोम हो जाता है। रेस सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए, और मैंने जैसा बताया कि अगर लाइव वैक्सीन है तो लाइव वैक्सीन का नॉर्मल जनरल इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, और अगर दे दी है तो प्रेगनेंसी 4 वीक तक डिले करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर, अगर मान लो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त को चिकन पॉक्स हुआ, अब मैं उससे बात करके आया, उससे मिल के आया, तो गलती से उससे वो खांसी आ गई या फिर कुछ भी है, गलती से एक सिक्रेशन मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि मुझे एक्सपोजर हो गया, ठीक है। अब पोस्ट एक्सपोजर में क्या करेंगे, मुझे लगा कि मुझे एक्सपोजर हो गया। अब कोई आदमी है, वो दो आदमी हो सकता है, या तो वो हेल्दी होगा
या तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। इम्यूनो अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वैसे भी हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं देंगे। पता चला कि वो बीमार था नहीं, हमने वैक्सीन, लाइव वैक्सीन है, हमने वायरस दे के उसको बीमार कर दिया, क्योंकि वो बॉडी उसकी कोप अप तो कर नहीं पाएगी लाइव वायरस से। तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम उसको क्या देंगे, इम्यूनोग्लोब्युलिन देंगे। इम्यूनोग्लोब्युलिन मतलब एंटीबॉडीज़ देंगे, एंटीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे, एंटीबॉडी देंगे। एंटीबॉडी कितनी देंगे, 0.5 यूनिट पर केजी के हिसाब से हम उसको एंटीबॉडी देंगे। लेकिन अगर कोई हेल्दी है, अब हेल्दी है तो दो चीज़ होती है, या तो पहले से वैक्सीनेटेड होगा या तो अनवैक्सीनेटेड होगा। अगर वैक्सीनेटेड है तो उसको सेकेंड डोज दे दो, अनवैक्सीनेटेड है तो उसको पहली डोज दे दो। और अगर ये काम तुमने एक्सपोजर के 5 दिन के अंदर अंदर कर दिया तो 90% इफेक्टिव होती है वैक्सीन की, उस बंदे को बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी अभी तक, जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्वेश्चन सबसे पहला तो मुझे यही लग रहा है कि एक ही वायरस है और 3 बीमारी है। एक वायरस है चिकन पॉक्स जिससे 3 बीमारी है। पहला चिकन पॉक्स होगा, उसके बाद रीएक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, हर्पीज जोस्टर होगा। हर्पीज जोस्टर होने के बाद क्या होगा, अगर बच्चे में हो गया, प्रेग्नेंट मदर में हो गया तो क्या होगा, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, हो किससे रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि हर्पीज जोस्टर कर रहा है, डर्मेटोम इन्वॉल्वमेंट होता है, वेसिकुलर स्टेज में वायरस पाया जाता है, स्कैब में नहीं पाया जाता है, सेकेंडरी अटैक रेट 85% होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम बोलते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 से 5 साल में एक जो है आउटब्रेक आता है, विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, प्री इरप्टिव और इरप्टिव। प्री इरप्टिव में क्या होगा, फीवर होगा, मलेज होगा। इरप्टिव फेज में क्या होगा, प्लियोमॉर्फिज्म शो होगा। प्लियोमॉर्फिज्म भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कि चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। रैश की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, क्या होता है, ड्यू ड्रॉप रैश होता है, रैश के अराउंड एक इन्फ्लेमेशन की रिंग होती है तो ड्यू ड्रॉप पूछ सकता है। बक्कल म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, फेरेंजियल म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, ये पूछ सकता है। और सोल्स एंड फुट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये पूछ सकता है। पस्ट्यूलर स्टेज होती ही नहीं है, नो पस्ट्यूलर स्टेज, ये पूछ सकता है। सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ ट्रंक पे पहले आता है रैश, उसके बाद फेस पे, हैंड्स पे बाद में आता है, बीच से बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में मैंने बताया न्यूमोनिया, कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है तो न्यूमोनिया होता है, जनरली नहीं होता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी में हो रही तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, जिसमें क्यूटेनियस स्कार बनते हैं, दिल बना होता है, ये याद रखना है। ऑन्कोजेनिक होता है ये वायरस, कैंसर कॉज कर सकता है। और एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस कराता है, प्रोग्रेसिव आउटर रेटिनल नेक्रोसिस कराता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी पस बना, रैश बना, उस पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। लैब डायग्नोसिस में वही सारी सेम चीज़ें लिखेंगे, PCR एंड ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट में वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लस एंटीवायरल में एसाइक्लोवीर हम केवल डिसीज प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जो दर्द होता है ना नर्व्स में, डर्मेटोम में बहुत ज़्यादा होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैक्सीन की बात करें, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, 4 वीक्स के गैप पे देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते हैं। अगर दे दी है तो उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी 4 वीक तक नहीं, 4 वीक तक जो है कंसेप्शन नहीं करना है, प्रेग्नेंट नहीं होना 4 वीक तक। 0.5 ml सबक्यूटेनियस डोज देते हैं। ओक्रा स्टेन, ये इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है, 10 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और नियोमाइसिन, जिसको एलर्जी है नियोमाइसिन से, नियोमाइसिन की एलर्जी जिसको, उसको नहीं देते हैं। सैलिसिलेट अवॉइड करना है 6 वीक तक, ताकि रेस सिंड्रोम ना हो। और अगर पोस्ट एक्सपोजर है तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हेल्दी है, प्रीवियस वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेटेड है तो सेकेंड डोज देंगे। अगर हमने पोस्ट एक्सपोजर के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वैक्सीनेशन दे दी तो वैक्सीन 90% इफेक्टिव होती है और डिसीज कॉज नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक हमने स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स कर लिया है। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे मीजल्स की। आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन बताए पॉइंट्स, वो शायद तुम्हें याद रहेंगे और वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगली वीडियो में मीजल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।